नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी में जिस तरह से मरीजों की संख्या कम हो रही है, उसको लेकर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का आदेश जारी किया कि इस कोरोना काल के दौरान जो ओपीडीज बंद चल रही थी, जिससे आम जनमानस को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, वो खोल दी जाए, जिसको लेकर आज मेरठ में समय निर्धारित कर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ओपीडी शुरू कर दी गई। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरठ से हमारे मंडल प्रभारी अर्जुन त्यागी जी। अर्जुन जी, आज मेरठ में ओपीडी का काम दोबारा से शुरू हुआ, इसको लेकर आम जनमानस में कैसा माहौल देखने को मिला? जी मिश्रा जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय है, इसको लेकर के लोगों में काफी राहत महसूस की है और लोगों को लगा है कि जो डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट हैं या जिनका चेकअप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोविड महामारी के चलते इस तरह के मरीजों का चेकअप नहीं हो पा रहा था। उनकी पहले कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव की रिपोर्ट मांगी जा रही थी, लेकिन अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीज की संख्या जो है वो लगातार कम हो रही है, तो उसको देखते हुए 2 गज की दूरी बना करके ओपीडीओ को, जो प्यारेलाल जिला अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है, साथ ही साथ जो निजी अस्पताल है, उनको भी आदेशित किया गया है कि आप ये ओपीडी दोबारा शुरू करके और जो मरीज हैं उनकी आप चेकअप कर सकते हैं। इससे लोगों ने काफी राहत महसूस की है और लोगों को एक लगा है कि हाँ, दोबारा से जो जीवन है अस्त व्यस्त हो चुका था, वो पटरी पर लौटने की उम्मीद लोगों ने जताई है। जी, कम से कम आम जनमानस को इलाज सुविधाजनक मिल पाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के समय में कोविड की वजह से अस्पतालों की ओपीडी बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से आम जनता जो नॉर्मल बीमारीज हैं उनका इलाज नहीं करा पा रही थी। देखते हैं मेरठ से अर्जुन त्यागी की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना की संख्या जिस तरह से कम होती दिख रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि ओपीडी को जो इतने समय से बंद चल रही थी, दोबारा सुचारू रूप से चालू किया जाए। कोरोना काल के चलते जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सुविधाओं को बंद कर दिया गया था। अब जब महामारी की दूसरी लहर समाप्ति की ओर चल रही है, ऐसे में जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज के अंदर ओपीडी दोबारा चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ द्वारा बताया गया कि लगातार ओपीडी बंद होने के कारण डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट व अन्य बीमारियों से परेशान मरीज अपना चेकअप नहीं करा पा रहे थे। मरीजों की बढ़ती हुई परेशानियों को देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में ओपीडी को दोबारा चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी पहल है। आज से ओपीडी सुचारू रूप से चालू रहेगी। साथ ही मेरठ में मेडिकल कॉलेज, प्यारेलाल जिला अस्पताल के साथ साथ कई सीएससी केंद्रों पर भी ओपीडी की व्यवस्था चालू रहेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 2 गज की दूरी का पालन करते हुए ओपीडी की व्यवस्था को चालू किया गया है। इसके साथ ही सभी निजी अस्पतालों में भी 2 बजे तक ओपीडी का कार्य अनिवार्य रूप से करना होगा। मेरठ से मंडल प्रभारी अर्जुन त्यागी की रिपोर्ट। हुई नहीं क्या है? सर ओपीडी जो खोली गई है उनको लेकर के सर क्या वो आदेश है? ओपीडीज़ हैं हमारे यहाँ जिला अस्पताल के अंदर सर्जिकल ओपीडीज़ को शुरू कर दिया गया है आज से, जिससे कि जो लंबित सर्जरी के मामले हैं उनको ऑपरेट किया जा सके कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत। रूरल एरियाज़ के अंदर सीएचसीज़ और पीएचसीज़ पे भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल ध्यान रख के दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क वगैरह हाथ धोते हुए सब लोगों को ओपीडी खोलने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि जो लोग बहुत दिनों से डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे थे, पीड़ित थे, उनको सुविधा मिल सके। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शर्मनाक घटना उस वक्त सामने आई जब अस्पताल में आईसीयू में ही भर्ती एक बालिका के संग ओपीडी के वार्ड बॉय ने ही, आईसीयू के वार्ड बॉय ने ही उसका बलात्कार करने की कोशिश की, जो हालांकि बाद में सिद्ध भी हो गया कि उस बालिका के साथ वार्ड बॉय ने दुराचार किया है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरठ से अर्जुन त्यागी जी। अर्जुन जी, क्या है पूरा मामला ये? जी मिश्रा जी, एक केयर ऑफ नाम से एक हॉस्पिटल मेरठ से हापुड़ रोड जो गई हुई है, उस पर स्थित है।
और चूंकि ये निजी अस्पताल है, इस पे आप जहाँ समझ सकते हैं कि निजी हॉस्पिटल में जो अंकुश है वो काफी हद तक निरंकुश है कर्मचारियों पे। जी तो वहाँ एक पीड़िता बुखार से पीड़ित थी जो आकर के एडमिट हुई, तो रात को उनको बताया जा रहा है कि बेहोशी का इंजेक्शन दे करके और आईसीयू में ले जा करके वार्ड बॉय ने उनके साथ में कुछ गलत करने का प्रयास किया। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ गलत कर पाता, वहाँ जो नर्स, स्टाफ नर्स थी, वो आ जाने के कारण वो वहां से फरार हो गया। होश आने पर पीड़िता ने अपने साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने का प्रयास करने जैसे मुकदमे दर्ज उसके विरुद्ध कराए हैं जी और पुलिस अपनी तरफ से जो है उसको ढूंढने का प्रयास की जा रही है। हालांकि वो अभी गिरफ्तार नहीं हो सका है और पीड़िता लगातार परेशान है इस चीज को लेकर के कि कहीं ना कहीं उसके साथ में जो ये शर्मनाक हरकत की गई है, महिला अपने आप को असुरक्षित उत्तर प्रदेश में महसूस कर रही है। तो ये सब चीजें जो है एक बहुत ही शर्मनाक है एक सभ्य समाज के लिए। जी इन पे अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है मिश्रा जी। जी आपको ऐसा नहीं लगता कि अस्पतालों में इलाज के लिए जब महिलाएं, बालिकाएं, आम जनता जाती है तो एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जाती है, इस तरह की घटना जो है वो पूरे मेडिकल सेक्टर पे उंगली उठा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और शासन और प्रशासन को सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से एक वार्ड बॉय एक बालिका के संग गलत हरकत करने की कोशिश करता है, बाद में वो गिरफ्तार नहीं हो पाता है, अभी तक पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो कहीं ना कहीं शासन की लापरवाही देखी जा रही है। जी देखिए, प्रशासनिक जो अस्पताल का प्रशासनिक भवन है, वहां पर जो तैनात लोग हैं उनका भी वहां ना उपस्थित होना रात में, ये भी एक बड़ा ही सवाल अपने आप में है। और इस तरह से जब वहां जाकर के जानने का प्रयास किया गया और जानने की ये कोशिश की गई, वहां सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई जी तो सीसीटीवी कैमरे भी उनके सुचारू रूप से चालू नहीं मिले। तो ये प्रशासन के साथ साथ जो IMA है, इंडियन मेडिकल काउंसिल है, जिसके अंडर ये सब हॉस्पिटल डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, जी उनको भी इसका लाइसेंस रद्द करते हुए तत्काल जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार करने की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि डॉक्टर एक ईश्वर का रूप माना जाता है और उस पर विश्वास करना तो जरूरी है, और विश्वास करके ही बालिकाएं या औरतें या महिलाएं जाकर के अस्पताल में भर्ती होती हैं। अब उनके साथ में इस तरह की हरकत करना, ये एक सभ्य समाज में बहुत ही निंदनीय घटना, बहुत कहते हैं कि उसको सुधारने की बहुत ही आवश्यकता है हमारे इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और प्रशासन को ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि पहले तो हॉस्पिटल के प्रशासन को ही ऐसे लड़के को चिन्हित कर उसको जो है तत्काल अरेस्ट कराने की जरूरत है। जी त्यागी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे लोगों को चिन्हित करना आवश्यक है। ऐसे अस्पताल जिनकी सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते, वक्त पड़ने पर वो कैमरे खराब मिलते हैं, इस तरह की सब चीज़ों पे निगाह रखने की और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि ये घटना मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में घटी है। बालिका को बुखार था, बुखार के बाद वो बच्ची अस्पताल में भर्ती होती है। आईसीयू में वार्ड बॉय उसको बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके संग गलत हरकत करने की कोशिश करता है। इस तरह का एक मामला मेरठ से हमारे सामने निकल कर आया है। देखते हैं मेरठ से हमारे मंडल प्रभारी अर्जुन त्यागी की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आईसीयू में भर्ती युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर वार्ड बॉय ने युवती से पहले अश्लील हरकत की, उसके बाद युवती ने इसका विरोध किया। आरोपी वार्ड बॉय ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और बताने पर जहर का इंजेक्शन लगाने की भी धमकी दे डाली। पीड़िता ने जब घर पहुंची तो घर वालों को आप बीती बताई। आनंद फानन में परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले की गंभीरता लेते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो सच सामने आ गया। जानकारी के मुताबिक मामला मेरठ जिले के थाना लिसाड़ी गेट केयर हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां पर युवती को तेज बुखार आने पर आईसीयू में भर्ती किया गया था। यहां पर रात में युवती ने के साथ वार्ड बॉय ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को बताने पर जहर का इंजेक्शन लगाने तक की धमकी दे डाली। डरी सहमी युवती जब अस्पताल से ठीक होकर घर पहुंची तो आप बीती बताई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ से अर्जुन त्यागी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आज जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपते हुए
हिंदू और देश के वीरों और शहीदों के खिलाफ हो रहे सोशल मीडिया पर गलत दुष्प्रचार को रोकने के लिए एक विशेष मांग की। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में महाराणा प्रताप को लेकर टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई थी, जिसको लेकर प्राथमिकी तो दर्ज की गई, लेकिन उस अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर मांग करते हुए आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से इस तरह के कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। डीएम ऑफिस पर धरना दे रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विशेष समुदाय के युवकों द्वारा हिंदुस्तान के महापुरुषों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर के पिताबी थाना क्षेत्र के गांव जसोई में विशेष समुदाय के युवक ओसामा द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ अभद्र भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो जरूर दर्ज किया है, लेकिन अभी तक देश के महापुरुषों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। आपका नाम? विकास अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष। विकास जी, क्या मामला है, आज धरने पे बैठे हैं? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल थाने में इसलिए धरने पे इसलिए बैठा इसका वजह तुम्हारा? थाना तिताबी के अंदर एक गांव पड़ता है जसोई। वहां पर एक ओसामा नाम के व्यक्ति ने सोशल साइट पर महाराणा प्रताप जी के बारे में अपशब्द कहे, जो हम अपने मुख से नहीं बोल सकते। आपको मैं बता दूं, यह व्यक्ति पहले भी एनआरसीसी में कह लगे जेल में जा चुका है, उसका परिवार जेल जा चुका है, और ये व्यक्ति PFI, ISI जैसे आतंकवादी संगठनों में लिप्त है। हम सरकार से सख्त चेतावनी के द्वारा मांग करते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह में मुकदमा कायम किया। अच्छा, मुकदमा कायम हो चुका है विकास जी, उसके अंदर क्या कार्रवाई, किन धाराओं में मुकदमा ये हुआ? तो सरकार ने कह लगे मुसलमानों के प्रति एक लिपापोती का काम किया है। जो यहाँ का मौजूदा प्रशासन है, जो प्रशासन है वो थोड़ा सा इन लोगों से घबराता है और इनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरता है, दबाव में इनके रहता है, ताकि कोई कांड न हो जाए। और जबकि दंगे कराने का काम जहाँ भी आप देखेंगे यही लोग करते हैं। हम सरकार से और प्रशासन से सख्त चेतावनी से कहते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो वह व्यक्ति अपनी जान माल का और हर चीज का जिम्मेदार वह खुद होगा और प्रशासन होगा। अच्छा विकास जी, बीजेपी की सरकार है लगातार, 2022 में चुनाव होने वाले, आपकी खुद की संगठन की सरकार है जी, तो फिर बीजेपी की सरकार में इस तरह की अगर घटनाएं हो रही तो क्या मैसेज क्या है? ऐसा ना मैं बताऊंगा, पुलिस प्रशासन को थोड़ा दबाव में मुसलमानों के रहने के लिए थोड़ी आदत पड़ गई है। वे अब तक 5 साल हो गए, वे जागी नहीं है। मुसलमानों के प्रति मानसिकता वही है। अब भी थानों के अंदर, कचहरी, हर जगह कहने लगे मुसलमानी दलाल बैठा है। अब आगे क्या निर्णय होगा? अब हम कहते हैं कि योगी सरकार उनको जगाए, और अगर वे नहीं जाग दे तो फिर हम जगाने का काम करेंगे। अच्छा, धरना चल रहा है, अब क्या समझते हैं आगे किस तरह का कदम होगा आपका? आगे जो भी संगठन तय करेगा वही कार्य करेंगे, और लगभग 3-4 दिन से लगातार कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे पूरे जिले के अंदर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सीवर के कार्य निर्माण में हमेशा दबंगों के द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता पूरी तरह से परेशान है। जब भी सीवर का कार्य शुरू किया जाता है तो दबंगों द्वारा उस कार्य को रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसको लेकर आज क्षेत्र की जनता, आम जनमानस जिले में जिला मुख्यालय पर जाकर वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसको संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव पर से मौके पर जाकर दबंगों को इस बात की धमकी दी, और साथ ही उन्हें ये कहा कि आम जनमानस के किसी भी कार्य को बाधित करने का अगर उन्होंने प्रयास किया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के उत्तरी साहबुद्दीनपुरी रामपुरी क्षेत्र में शासन के दिशा निर्देशों अनुसार सीवर लाइन कार्य चल रहा है, जिसमें क्षेत्रवासियों के घरों के सामने भरे हुए गंदे पानी जल निकासी को लेकर नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लेकिन जब से नाले का निर्माण शुरू हुआ है, वहीं दूसरे क्षेत्र के लोगों द्वारा नाले का निर्माण रुकवा दिया गया है और वे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर कई दिनों से रस्साकसी चल रही थी। इसी संदर्भ में आज क्षेत्र के सीवर लाइन का कार्य रुकवाने वाले दबंगों के खिलाफ क्षेत्र के पीड़ित क्षेत्रवासी सैकड़ों में इकट्ठा होकर डीएम कार्यालय आए और एडीएम फाइनेंस आलोक कुमार को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई और कहा कि दबंगों द्वारा सीवर लाइन नाले का निर्माण रुकवा दिया गया है, जो
उनकी हठधर्मिता दिखाता है। वो लोग नहीं चाहते कि शहर का विकास हो, क्षेत्रवासियों को गंदगी का से जलभराव से निजात मिले। हम लोग चाहते हैं कि नाले का निर्माण कराया जाए और क्षेत्रवासियों को इस गंदगी से निजात दिलाई जाए। ज्ञापन देने वालों में दर्जनों महिला पुरुष मौजूद रहे। वहीं डीएम कार्यालय पर उत्तरी रामपुरी निवासियों द्वारा नाला निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर मौके पर तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह इंस्पेक्टर उमेद कुमार सिंह के साथ पहुंचे और क्षेत्रवासियों से बातचीत कर उन्हें पूरा भरोसा दिलाया गया कि वहां नाला निर्माण ही कार्य पूरा होगा, जिसका विरोध के कारण नाले का निर्माण नहीं रुकेगा। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मेरा नाम रंजीत शर्मा है। बोलिए, क्या मामला है जो आज? मामला ये है, उत्तरी रामपुरी में पानी को लेके समस्या बहुत बड़ी खड़ी हुई होगी है। वहाँ कॉलोनी में पूरी में जल भरा हो रहा है और जो है जो मतलब सीवर डली हुई थी उसका जो पानी के लिए वो अटी पड़ी है और जो पानी की निकासी के लिए आगे साबुद्दीनपुर रोड से नाला का निर्माण हो रहा था। कुछ दबंग लोगों ने आगे वहाँ पे उसको नाले को काम को रुकवा दिया है और उसको चालू नहीं करने दे रहे हैं। प्रशासन से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि उस पानी का समाधान होना चाहिए, कैसे भी हो जाए। अच्छा, लगातार वो सीवर लाइन मंत्री जी के द्वारा बनवाई जा रही थी। हाँ जी, वो उसको नाले को रामपुरी से अटैच किया जा रहा था। हाँ जी। तो वो लोग क्यों कर रहे हैं उसका विरोध? उसका विरोध ये वो उन्हें पता होगा जी किस कारण से वहाँ पे भी पानी भराव की समस्या बता रहे हैं वो। हाँ जी, अजी नेतागिरी है। तो क्या चाहते हैं अभी? हम ये चाहते हैं कि समाधान होना चाहिए, कैसे भी हो जाए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी भी समस्या का समाधान होना चाहिए और हमारी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। हमें समाधान चाहिए। मकान गिर गया हमारे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बांदा में अज्ञात व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया, जिसको लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को इस बाबत जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखते हैं बांदा से नंदूराम चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या का शव को कुएं में फेंक दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस सहित फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड पुलिस व फायर ब्रिगेड की पुलिस भी मौके पर पहुंचते ही लाश को कुएं से क्रेन के द्वारा बाहर निकालकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर खून पड़े सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। पूरा मामला बांदा जनपद के नवई बुजुर्ग खेरा बाईपास गांव के पास का है। बांदा से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद तहसील में विधायक हाजी तस्लीम अहमद के प्रयास अब रंग लाने शुरू हो गए हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारी मात्रा में विकास कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। नजीबाबाद बिजनौर से मोहम्मद कासिफ शेख की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद के विधायक हाजी तस्लीम अहमद के अथक प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र नजीबाबाद में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य होने की उम्मीद नजर आ रही है। विधानसभा क्षेत्र नजीबाबाद में विधायक नजीबाबाद के प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग के लगभग 16 करोड़ के विकास कार्यों पर मुहर लगी है। इसके अतिरिक्त दर्जनों गांवों के ग्रामीणों की वर्षों से चली आ रही चिंता अब हल होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में एक युवक के नहर में डूबने से मौत हो गई। 4 दिन के बाद गोताखोरों की मदद से उसका शव बरामद किया गया है, जिसको लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते हैं बिजनौर से मोहम्मद कासिफ शेख की ये रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद के नगर निवासी एक युवक के नहर में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से 4 दिन बाद मिला युवक का शव, जिसे देख परिजनों में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला चारबाग निवासी यासिन का 26 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इस्लाम अभी कुछ दिन पूर्व ही पड़ोसी युवक कल्लू व शहजाद के साथ कबाड़ की फेरी करने के लिए उत्तराखंड के बहराबाद गया था। वहां रहकर वह कबाड़ का काम करता था तथा साथ में फेरी का कार्य भी करता था। बताया जाता है कि वह अपने दोस्तों के साथ कलियर वाली नहर में नहाने गया था, तभी अचानक तेज बहाव में उसे खींच लिया। दोस्तों ने इस्लाम को डूबने की सूचना बहराबाद पुलिस व नजीबाबाद में उसके परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में कोरोना काल की ड्यूटी के दौरान शिक्षकों की जिनकी मौत हो चुकी है, उनको सरकारी नौकरी जल्द से जल्द मिले, साथ ही 3 करोड़ के लगभग का मुआवजा उन्हें दिया जाए। इस बात की मांग आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय शाह ने की है। देखते हैं इटावा से सारिक अंसारी की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा में चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की जद में आकर दम तोड़ने वाले सैकड़ों शिक्षा कर्मियों के परिवारजनों की भावनाओं से खेलना बंद करके योगी सरकार को प्राथमिक शिक्षा संघ की सूची स्वीकार करनी चाहिए। 1621 लोगों की सूची के सापेक्ष पहले 3 और जब
1200 लोगों की मौत का आंकड़ा जारी करने की जगह सरकार सभी शिक्षकों के परिवारों को, जिसमें 10 शिक्षक इटावा से आते हैं, को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग आम आदमी पार्टी करती है। शुक्रवार को ये बातें जिलाध्यक्ष संजय साक्य ने कही। नमस्कार पत्रकार बंधु, आज ये प्रेस वार्ता रखने का हमारा मकसद था, हम 2 बिंदुओं पे खास तौर से योगी जी से 2 सवाल करना चाहते हैं और उन्हीं 2 बिंदुओं को लेके हमने प्रेस वार्ता की है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी आंकड़ों से खेलना बंद करें। आप जो है आंकड़ों के बाजीगर हैं, मालूम है, पूरी जनता जानती है, लेकिन ये आंकड़ों से खेलना बंद करें। गलत आंकड़े पेश करना, ये आप बहुत शर्मनाक काम कर रहे हैं। तो शिक्षक सूची, जो शिक्षक संघ ने सूची दी है 1621 लोगों की, उसको स्वीकार करें। आप बता रहे हैं कि 3 लोगों की कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान मौत हुई है, जबकि 1621 लोगों की सूची है। मैंने गांव-गांव जाके देखा है, जो इटावा के 10 शिक्षक थे, उनके 6-7 लोगों के घर पे मैं गया और उनके सांत्वना दी जाके वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि मेरा अभी कोई मुआवजा नहीं मिला है, और साथी हमारे जा रहे हैं, 10 लोगों के यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आंकड़ों की बाजीगरी बंद करें। चुनाव ड्यूटी में संक्रमित होकर दम तोड़ने वाले शिक्षकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले और 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये आम आदमी पार्टी हमारी मांग कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी जी से। चुनाव के ड्यूटी के दौरान जो आपने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है, आप सरकारी कर्मचारी और जो संविदा वाले कर्मचारी, संविदा वाले कर्मचारियों की आपने कोई खबर नहीं ली। इसकी आवाज़ आम आदमी पार्टी उठाएगी और पूरे जोर शोर से हर मुख्यालय पे इसका प्रदर्शन किया जाएगा। संविदा पे लगाए हुए लोग या परमानेंट या जो टेम्परेरी लोग होते हैं, इनके लिए आपने क्या किया? आम आदमी पार्टी का एक सवाल। आंगनवाड़ी हैं, शिक्षा मित्र हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इस तरह से सैकड़ों तरह के लोग जो उनके घरों का चिराग बुझ गया है, उनके लिए आपने क्या किया? मान लेते हैं आपने शिक्षकों के लिए कुछ पैसे की घोषणा की है, लेकिन सभी को 1 करोड़ रुपया देने की आम आदमी पार्टी मांग करती है। योगी जी, इस पर आप कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जैन धर्म के विरुद्ध हो रहे दुष्प्रचार को लेकर इटावा के व्यापारी संगठन ने सिटी मजिस्ट्रेट को आज ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखते हैं इटावा से सारिक अंसारी की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्र गौरव जैन आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज के दिशा निर्देश में शुक्रवार को राष्ट्रपति को संबोधित कर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट उमेश कुमार मिश्रा को कचहरी कार्यालय पर सौंपा। व्यापार मंडल के सदर अध्यक्ष आलोक दीक्षित एवं सदर संरक्षक आकाशदीप जैन बेटू ने बताया कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनूप मंडल एक गैरकानूनी रूप से अवैध गतिविधियां संचालित करने वाला ग्रुप बन गया है। इसमें 50 लाख से ज़्यादा सदस्य जुड़े हैं। ये मंडल काफ़ी समय से जैन धर्म पर प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक षड्यंत्र और देश में आ रही विपत्तियों के लिए जैन समाज और उसके साध्वियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जो सरासर गलत है। ज्ञापन में यह कहा गया कि अनूप मंडल के सदस्य ग्रामीणों को भय, लालच व प्रलोभन देकर अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अनूप मंडल नामक एक संस्था है जो कि 1920 से अभी तक चल रही है, जब बीच बीच में लोप हो जाती है और फिर निकल आती है। ये जैन बनियों के लिए अलग अलग टिप्पणी करते हैं। अभी तक हम लोग उसे मजाक में लेते थे, लेकिन इन्होंने जब जैन साधुओं की हत्या करना चालू कर दी तो हम लोगों ने इसे सीरियसली लिया और प्रशासन से मांग की कि ये संगठन को बैन किया जाए, पूरे भारत में इसे प्रतिबंधित किया जाए।